नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब पीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ की तरफ से निकाली गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन का रिव्यू करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इसमें जो हेड कांस्टेबल के लिए जो पद निकाली गई थी, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी बताई गई थी टोटल 1121। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1121 दरअसल हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे सीट को रिजर्व कर रखी गई है। तो हमारे लिए कितने सीट हैं इसकी जानकारी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। इसके साथ साथ देखने वाले हैं पीएसटी और पीईटी को कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया मांगी गई है। साथ ही साथ एज, सैलरी, एग्ज़ाम फी, इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सीबीटी के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ इसका सिलेबस आखिर इस तरह इसमें कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में कि इसका जो मोड होगा वो ऑनलाइन आपको करना होगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए पोस्ट निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन होने की तिथि है, डेट, वो 24 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगी और 23/9/2025 को समाप्त होने वाली है, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही पे स्केल बताया गया है, देख पा रहे हैं आप लोग। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, दोनों के लिए पे स्केल सेम ही रहने वाला है। 25,500 से 81,100 तक, ये 7th CPC के आधार पे है, ठीक है। और ये लेवल 4 की वैकेंसी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ इसका ट्रेलर है। देखिए यहाँ पे नीचे अलाउंसेस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें भर भर के अलाउंस मिलने वाला है। डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस है। इसके साथ साथ आपका स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस विद पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरिया, अगर कोई स्पेशल खास जगह भेजा जाता है तो इसके लिए अलग से अलाउंस मिलेगा। यूनिफॉर्म के लिए भी दिया गया है। HRA है, TLC है, फिर TA है ना। तो काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो सैलरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट रहने वाली है। तो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे वैकेंसी सीट आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। किस तरह से डिक्रीज़ हुई है, चलिए इसका पूरा जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें से UR का 20 सीट देख पा रहे हैं आप लोग, फिर 4 है EWS का, OBC का 25 है। तो दोस्तों ये जो सीट बताई जा रही है यहाँ पे, ये सिर्फ ESM के लिए है। एक्स सर्विसमैन वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, हमारे लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो 65 सीट ऐसे ही कम हो गई। इसके बाद देख पा रहे सेकंड वाला जो कॉलम बना हुआ है, इसमें CA लिखा हुआ है 34 पोस्ट, ये भी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। CA का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहूँगा, कंपेसिनेट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अनुकंपा के आधार पे इसमें 34 सीट जो है भरी जाएगी। ये अनुकंपा क्या होता है बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर किसी का पिताजी मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में उसके बेटे को या फिर उसकी पत्नी को या फिर बेटी को ज्वाइनिंग कराई जाती है, ठीक है। तो यही होता है अनुकंपा के आधार पर ज्वाइनिंग। तो यहाँ से 34 माइनस हो गई हमारे लिए फिर से। इसके बाद फिर यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है डिपार्टमेंटल, देख पा रहे हैं आप लोग, ये भी वैकेंसी हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे टोटल थे 227, ठीक है। तो 65, 34 और 227, इतने सारे वैकेंसी डिक्रीज़ हो गई है हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ बचे हुए हैं ये 584 यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 177 UR के लिए दिया गया है, EWS का 38 है, OBC का 225 है, SC के लिए 81, ST का जो है वो 63 सीट है। तो इसी पे हम लोग को फाइट करना है। ये सिर्फ रेडियो ऑपरेटर का रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रेडियो मैकेनिक का। चलिए देख लीजिए रेडियो मैकेनिक के लिए क्या बताई गई है। यहाँ पे भी 16 सीट जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है और 8। इसके बाद फिर डिपार्टमेंटल में 53, ये भी माइनस हो गया। हमारे लिए बचा कितना, 134, जिसमें से UR का 41 सीट है, EWS का 10 है, OBC का 52 है, SC का 18 और ST के लिए 13 सीट बची हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो पोस्ट बताई गई थी टोटल 1121, जिसमें से 403 माइनस कर दीजिए। इसमें 1121 में 403 माइनस कर दीजिएगा, आपका बचेगा 718। हमारे लिए सिर्फ 718 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं 430, ये सभी रिजर्व्ड हैं। चलिए नोटिफिकेशन में आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी क्या दी गई है। तो दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण बात दी गई है इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना वो 3 फेज़ में होने वाला है। फर्स्ट फेज़ जो होगा आपका, फर्स्ट फेज़ इसमें आपका PST और PET क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसके लिए भी आपका जो है एडमिट कार्ड इशू होगी, वो बताया गया 3 दिन पहले जो है वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दिया जाएगा PST और PET के लिए।
अगर ये अब क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जो है फ़ेज़ 2 के लिए तैयारी करनी होगी। फ़ेज़ 2 में क्या होने वाला है, देखिए सेकंड फेज़ में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होने वाला है, ठीक है। इसके लिए भी 3 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट देख सकते हैं bsf.gov.in से आप खुद से डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिलअप करना होगा आपको। अगला जो इसमें बताया गया थर्ड फेज़, इसमें दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। फिर डिक्टेशन टेस्ट होगा, पैराग्राफ रीडिंग होगी, टेस्ट फॉर रेडियो ऑपरेटर ओनली। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो थर्ड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो है डिक्टेशन टेस्ट होगी और पैराग्राफ रीडिंग होगा, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताया गया दोस्तों, डिटेल रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही रहता है, डिक्टेशन टेस्ट भी पास कर लेते हैं, पैराग्राफ रीडिंग भी आपका सही हो जाता है, तब जाके आपकी जो है मेडिकल एग्ज़ाम ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका 200 नंबर का होने वाला है, ये RO के लिए, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो इसमें जो 200 मार्क्स रहेंगे, इसके अलावा डिक्टेशन टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो ये 200 और 50 हो गया 250, तो यहीं से आपकी मेरिट बनने वाली है। इसके बाद जो पैराग्राफ रीडिंग होगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके बाद रेडियो मैकेनिक के लिए 200 नंबर दिए गए हैं, इसी में से आपका मेरिट बनने वाला है, 200 में से कितना नंबर ला पाते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बातें दी गई है, देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं RO के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट मांगी गई है, ठीक है। 12th होना चाहिए। 12th में आपका जो है सब्जेक्ट वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ मैथ, ये तीनों होना चाहिए। और तीनों का जो नंबर है वो 60% से एबव होना चाहिए, मिनिमम 60 रहना ही चाहिए, तभी जाके आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। अगर ये नहीं है आपका, अगर आपने सिर्फ 10th कर रखी है और अगर ITI किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे लिखा गया है। और सेकंड वाला मैट्रिक के बाद अगर आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसको कर पाएंगे। और ITI में ट्रेड भी दिया गया है, रेडियो एंड टेलीविज़न, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ट्रेड हैं। अगर आपने ITI इन ट्रेड में कर रखी है 10th के बाद तो इसको आप अप्लाई कर पाइएगा। दूसरा जो पोस्ट है RM, रेडियो मैकेनिक के लिए, इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 60% आपका होना चाहिए PCM, ठीक है। इसके साथ अगर आपने 10th के बाद ITI कर रखी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो ट्रेड बताया गया है रेडियो एंड टेलीविज़न है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके बाद है डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है फिटर, फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिर टेक्नीशियन है। और यहाँ पे एक नया पोस्ट दिया गया, देख पा रहे हैं आप लोग, मैकाट्रॉनिक। ये क्या होता है मैकाट्रॉनिक, इसको दोस्तों बताना चाहूँगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के मैकाट्रॉनिक्स बनाया गया है, ठीक है। फिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इतने सारे पोस्ट हैं, इनमें से अगर कोई भी ट्रेड अगर आपने कर रखी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। अगला जो पॉइंट है वो एज लिमिट है, ठीक है। एज लिमिट हम लोग देख लेते हैं क्या मांगी गई है इसमें। एज लिमिट दोस्तों बताया गया है UR के लिए 18 से 25 होना चाहिए, 18 साल से 25 साल तक। और इसका जो डेट काउंट होगा वो क्लोजिंग डेट जिस दिन रखी गई है फॉर्म भरने की लास्ट तिथि, उस दिन से आपको जो है डेट काउंट करना होगा। इसके बाद दूसरा है OBC के लिए, इसमें 18 से 28 साल मांगी गई है। फिर ST SC का बताया गया 18 से 30 साल, ये जो है रिलैक्सेशन के बाद का बताया जा रहा है, ऐसे तो 18 से 25 ही है, ठीक है। OBC है 3 साल का छूट मिलेगा तो हो गया 28, ST SC है तो 5 साल का छूट मिलेगा, हो गया 30, ठीक है। और ये जो डेट काउंट होगा क्लोजिंग डेट जिस दिन रहेगी फॉर्म भरने की, उस दिन से काउंट करना होगा आपको। OBC के लिए बताना चाहता हूँ एक पॉइंट कि NCL के अंतर्गत जो आते हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर वाले को, क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस नोटिफिकेशन का, वो है फिजिकल स्टैंडर्ड। देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें सबसे पहले हम लोग मेन के बारे में देख लेते हैं। हाइट जो है पुरुष के लिए वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। 168 सेंटीमीटर के अलावे छूट दी जाएगी 3 सेंटीमीटर का। ये छूट किन्हें प्राप्त होगी, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे नाम भी दिया गया है। कुछ पहाड़ी इलाकों के जनजाति होते हैं, जैसे रेश हो गया, नेमली हो गया, गढ़वाल हो गया, कुमोनीज हो गया, गोरखाज है, डोगराज हो गया, फिर है मराठाज, सिक्किम्स, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे लेह लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो भी स्टेट है वहाँ से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल का जो है 3 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर वो 165
65 सेंटीमीटर भी उनकी हाइट है, तो उसके लिए एलिजिबल है वो, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कैंडिडेट है और वो अगर शेड्यूल ट्राइब का है या मिजोज़ है या नागाज़ है, तो उन्हें 5.5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उनका जो हाइट है 162.5 होना चाहिए, अगर है तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। ये बाद हम लोग देखने वाले हैं फीमेल के लिए दोस्तों, महिला के लिए क्या है इसमें हाइट मांगी गई है। देखिए यहाँ दूसरा नंबर पे दिया गया है 157 सेंटीमीटर महिला के लिए रखी गई है, ठीक है। इसमें भी उन्हें छूट दिया जाएगा 155 सेंटीमीटर अगर है किसी का हाइट, और वो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनका देखिए नाम भी दिया गया है जनजाति लोग का, जैसे हो गया गढ़वाल, हो गया कुमोन, हो गया हिमाचल प्रदेश है, गोरखा से, डोरगा से, मराठा से, सिक्किम से, लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये सबसे अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो 165 सेंटीमीटर तक चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई आदिवासी है या शेड्यूल ट्राइब है, मिजोज़ है या नागाज़ है, तो उन्हें 154 सेंटीमीटर अगर है उनकी हाइट तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। ये महिला के लिए सिर्फ। इसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट दिया गया 80 सेंटीमीटर, देख पा रहे हैं। ये पुरुष के लिए 80 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंड करना होगा, ठीक है, +5, यानी कि 80 से लेकर के 85 के बीच में आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। महिला के लिए नॉट एप्लीकेबल है, महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। वेट जो है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट के अनुसार जो है उनका वेट भी नापा जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बताया नहीं गया कितना होगा। पर दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पीईटी के बारे में देखने वाले हैं। उसमें क्या क्या आपको क्राइटेरिया दी गई है इसमें, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। पीईटी, ये रहा पीएसटी, ये तो अभी आपको बता दिया मैंने ऊपर। पीईटी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फॉर मेल के लिए सबसे पहले देखने वाले हैं पुरुष के लिए, फिर देखेंगे हम लोग फीमेल महिला के लिए, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिया गया 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, यानी 6.5 मिनट में आपको जो है 1600 मीटर कर लीजिए या फिर 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है, कंप्लीट करनी है। और जो महिला है उन्हें 800 मीटर का रेस जो है लगाना होगा, 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। ये रही रेस की बात। इसके बाद बी नंबर फिर दिया गया है लॉन्ग जंप के बारे में बताया गया है, यानी कि आपका लॉन्ग जंप भी लिया जाएगा। इसमें जो है 11 फीट आपको जो है लॉन्ग जंप में क्लियर करनी है और 3 चांस, यानी 3 चांस मिलेगा, 11 फीट आपको फांदना है। महिला के लिए 9 फीट मांगी गई है, ये भी 3 चांस में 9 फीट आपको जो है क्लियर कर लेना है। इसके बाद सी नंबर वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें आपका हाई जंप है, 3.5 फीट हाइट आपका जो है फांदना पड़ेगा 3 चांस में। महिला के लिए है सिर्फ 3 फीट और इन्हें भी 3 चांस दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। आगे जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों ये हमारे लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंटल वालों के लिए। इसमें बताया गया पीएसटी और पीईटी इन्हें जो है छूट दी जाएगी, डायरेक्ट इन्हें सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आगे। अब दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ अगर आपका क्लियर हो जाता है पीएसटी और पीईटी, तो इसके बाद आपको सेकंड फेज़ के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो बताई गई है 2 घंटे की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का रहेगा प्रत्येक, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका। इसमें सिलेबस भी बताया गया, नीचे देख पा रहे हैं आप लोग। सबसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 भाग है, जिसमें से पहला जो है वो फिजिक्स का होने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है, देख पा रहे हैं आप लोग 40। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात की गई है जिसमें 20। इसके बाद केमिस्ट्री, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश और जीके दोनों मिला के 20 होने वाला है। इस तरह से टोटल आपका 200 मार्क्स हो जा रहा है। 40 क्वेश्चन के लिए 80 नंबर, 20 क्वेश्चन के लिए 40, 20 के लिए 40, इसमें भी 20 के लिए 40 हो गए, टोटल 200 मार्क्स। बगल में दोस्तों यहाँ देखिए रिमार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या बताया गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये नोट थोड़ा सा दे दिया है कि आपको जो है ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। कौन कौन सा, तो आपका 10+2 का जो भी सिलेबस है, प्लस इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड का आपका जो है पढ़ना पड़ेगा इंटर लेवल का, और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि आपका जो भी स्टेट है वहाँ की जो भी सिलेबस है उसके आधार पर आपको तैयारी करना होगा वहाँ का, यानी सेंट्रल का भी पढ़ना पड़ेगा और स्टेट का भी। इसके साथ करंट अफेयर बताया गया है, पूछा जाएगा, हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, तो इन्हें भी इग्नोर नहीं करना है, इन्हें भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिर्फ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड जीके। तो इसका एक पीडीएफ है हमारे पास, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चैप्टर के नाम दिए गए हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, और इंग्लिश एंड जीके में क्या पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं उस पीडीएफ को। तो ये रहा दोस्तों फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये, जैसे रिलेटिविटी हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स,
फिर है क्वांटम थ्योरी एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, फिर है थर्मोडायनामिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर है क्लासिकल मैकेनिक। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं मैथ का। मैथ में क्या क्या चैप्टर है, ये रहा दोस्तों मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर जिन्हें आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और तैयारी अच्छे से करनी होगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया ट्रिगोनमेट्री, स्टैटिक्स, सेट्स एंड सेट्स थ्योरी रहेगा। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर है डिफरेंशिएशन, फिर है इंटीग्रेशन, फिर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर है दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, फिर है वेक्टर अलजेब्रा और है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये रहा दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो बताया गया है थर्मोडायनामिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पीरियोडिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिर सॉल्यूशन एंड रिडक्स रिएक्शन, सॉलिड स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ एलिमेंट है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एल्केन्स, फिर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नीचे और देख लेते हैं कुछ पॉइंट है क्या, ये यहाँ एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक आपको पढ़ना है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर। ठीक है, इसमें आपका बताया गया सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, फिर है जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होने वाला है, स्पोर्ट्स से रहेगा, बुक्स ये तो ज़रूरी है, फिर ऑथर, बुक्स एंड ऑथर तो रहेगा ही, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, महत्वपूर्ण आपको तारीख याद रखनी है, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अवार्ड, इन्वेंटर्स, डिस्कवरीज, कैपिटल्स, करेंसी, कल्चर, आर्ट्स, माउंटेन्स, फिर है करंट अफेयर, डिफेंस, जियोपॉलिटिकल, फिर है नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, इतने सारे पॉइंट जो है आपको कवर करने होंगे, तभी जाके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका जो है क्लियर हो पाएगा। अगला सेक्शन हमारा इंग्लिश का है, जिसमें आपका बताया गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पॉट, एरर्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, आइडम्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस एग्रीमेंट्स और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, पैसेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और स्पेलिंग टेस्ट होने वाला है। तो ये रही दोस्तों पूरा सिलेबस। ठीक है, इसके अलावे हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर जो भी सिलेबस बताई गई है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, अगर उसको याद रखने में दिक्कत है तो वीडियो को पीछे थोड़ा सा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। ठीक है, इसमें अब अगला जो पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग बताया गया है। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का रहेगा और एक गलत करने पर 0.25 जो है आपका डिडक्ट किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाली है, आपको कंप्यूटर में देना है एग्ज़ाम, और इसका जो माध्यम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी वालों के लिए। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है दोस्तों यहाँ पे कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन्हें जो है 38% मार्क्स लाने होंगे 200 में से। इसके बाद जो एसटी एससी कैंडिडेट है, एससी और एसटी, उन्हें जो है 33% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तभी जाके आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे फेज़ 3 के लिए। थर्ड फेज़ के बारे में बताया गया इसमें थोड़ा सा कि अगर आपका फेज़ 2 क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाली है, फिर आपका डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर आरओ ओनली, जो रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिक्टेशन टेस्ट फिर से होगी, तो 50 नंबर का रहने वाला है, फिर पैराग्राफ रीडिंग होगी। ठीक है, इसके अलावे जिन्होंने रेडियो मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया हुआ या करेंगे तो उनके लिए ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए है। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाली है। तो पहला आप देख पा रहे हैं फ़ोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ये आपको लेके जाना है, फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपका वो ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है, आईटीआई सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी दोनों साथ के लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिक जो है आपका, उसमें जो भी आपकी एज है उसी को काउंट की जाएगी एज वेरिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए उन्हें जो है आपका रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है पहले ही। ओबीसी वाले कैंडिडेट जो भी रहेंगे उन्हें एनसीएल बनाना है, नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, क्रीमिलियर बनाइएगा तो इसमें आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसमें ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ही लेके जाना है। इसके बाद एसटी एससी जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है। तो ये रही दोस्तों टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसकी लिस्ट। तो दोस्तों आगे इस नोटिफिकेशन में मेडिकल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है
डिटेल दी गई है। मेडिकल आपका जो है वो किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको फेज़ क्लियर करना होगा। फेज़ 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं जैसे PST PET, तो फिर आपको CBT के लिए बुलाया जाएगा। CBT क्लियर हो जाता है तो फिर आपका जो है डिक्टेशन डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट के बाद डिक्टेशन पैराग्राफ ये सब होगा। ये सब क्लियर हो जाती है तो जाके आपका आता है मेडिकल की बारी। ठीक है, तो मेडिकल काफ़ी लास्ट में है। सबसे पहले आपका जो है वो 3 फेज़ पार करना होगा तभी जाके मेडिकल होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिटेल अगर आपको देखनी है तो। आई साइट यहाँ पे दिया गया है। जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जाम में किस कारण से बच्चे जो है रिजेक्ट हो जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ बताई गई है। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी दोस्तों, आप चाहें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट के बारे में बताया गया, देख लेते हैं थोड़ा सा। डिक्टेशन टेस्ट जो है इंग्लिश राइटिंग, यानी इंग्लिश में आपको लिखना होगा 150 वर्ड, जिसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो 50 मार्क्स है ये भी मेरिट में काउंट किया जाएगा, 200 प्लस 50। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ रीडिंग होगा जिसमें आपका जो है क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए इसमें कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये रही डिक्टेशन टेस्ट। इसके बाद ये जो डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग है ये सिर्फ आपका RO के लिए होने वाला है, रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए। इसके बाद सर नोटिफिकेशन में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बताया गया है हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। तो इसे ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे bsf.gov.in देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको लॉगिन करके जो है ऑनलाइन करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। स्टार्टिंग डेट जो है वो 24 अगस्त रखी गई है। लास्ट डेट इसका जो है फॉर्म भरने का वो 23 सितंबर 2025 रखी गई है। इसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट फ़ी, यहाँ पे जो पैसा जमा करना होगा वो 100 रुपया जमा करना होगा। और ये जो पैसा होगा आपको ऑनलाइन ही पेड करनी है। ये देख लेते हैं कौन से कैटेगरी वालों के लिए है। OBC UR EWS कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ RO एंड RM विल हैव टू पे एग्जाम फी 100 रुपया ओनली फॉर ईच पोस्ट थ्रू डिजिटल मोड ओनली। ये सिर्फ आपका जो है OBC UR और EWS को लगने वाला है। इसके अलावा ST SC जो कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं या फिर अदर जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उन्हें फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ जनरल OBC EWS को 100 रुपया लगेगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ आपका टैक्स भी लग सकता है दोस्तों, देख पा रहे हैं 50 रुपया और फिर है 59 रुपया CSC चार्ज बताया गया यहाँ पे आपका लगेगा। और इसके अलावा नोटिफिकेशन में कुछ खास है नहीं। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे सरकारी नौकरी की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।